हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, जिसमें आज हम लोग दिसंबर 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के लिए ये रहेगा हमारे पास, जिसमें आज हम लोग मैथ्स की पैडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैथ्स पैडागोजी का सेक्शन रहेगा, जिस प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में हम सेट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा है, दोनों जगह से आप लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें, शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब करें, शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। तो आज मैथ्स पैडागोजी के प्रीवियस ईयर के सेक्शन के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के लिए रहेगा, दिसंबर 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा धन के अतिरिक्त कौशल को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? ऑप्शन नंबर ए, रोल प्ले, यूज ऑफ मॉडल्स, डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, या यूज ऑफ आईसीटी। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? मैथ्स पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर यानी कि दिसंबर 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स पैडागोजी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा भाई, आप लोगों को समझ मिलेगी, बेहतर पकड़ बनेगी क्वेश्चंस पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो क्वेश्चन बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्ट्रेटेजी टू टीच स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी? यानी कि बच्चों को आपको ऐसी स्किल बतानी है जिससे कि बच्चे सीख जाएं। क्या चीज़ सीख जाएं? जो मनी होता है, जो पैसा होता है, उसको जोड़ना सीख जाएं। तो ये आप कौन से मेथड से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये होता है हमारे पास रोल प्ले मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन रिप्लाई किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। रोल प्ले क्या होता है? सबसे सुटेबल स्ट्रेटेजी है एडिशन, यानी कि एडिशन पढ़ाने के लिए रोल प्ले मेथड जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देती है चिल्ड्रन को, बच्चों को जानने के लिए कि यूज़ ऑफ मनी किस तरीके से होगा। रोल प्ले का मतलब है हम बच्चों को करके दिखाएंगे कि किस तरीके से। सपोज अगर हम मार्केट जाते हैं तो वो रोल प्ले मेथड हो गया, बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अगर आप पर्सनली बात कर रहे हैं, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पर्सनली बात कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को मार्केट लेके जा रहे हैं, वहाँ आप उसको रोल प्ले की तरह कार्य करेंगे कि आप पैसे देंगे, किस तरीके से लेंगे, क्या परचेजिंग कर रहे हैं। तो वो एक रोल प्ले मेथड हो जाता है। इससे बच्चा कॉन्सेप्ट को अच्छे से, मनी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यूज़ ऑफ मॉडल्स, मॉडल का उपयोग करके हम इस मेथड से एडिशन ऑफ मनी को बेहतर तरीके से नहीं सुना सकते हैं। डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, देखिए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, आपने बहुत सारी समस्याएं दे दी हैं बच्चे को, उससे कह दिया कि आप सब्सट्रैक्शन को करके एडिशन को करके दिखाइए। तो जब बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो तब तक प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सरसाइज कर पाएगा? यूज़ ऑफ आईसीटी, आईसीटी का इस्तेमाल करके आप ये सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं एडिशन, ये क्योंकि ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप रोल प्ले मेथड से या एक्टिविटी के मेथड से आप अच्छा समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन अप एज इनिशियल एक्टिविटी इन इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम टू यंग लर्नर्स? युवा शिक्षार्थियों को समय की अवधारणा को पेश करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए? टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट elapsed time, option number C, conversion of time in different units, discussion about prior experience with phrases related to the time। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये दिसंबर 2018 का पेपर बहुत अच्छे लेवल पे था। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इनिशियल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को समझाने के लिए किसी भी यंग लर्नर्स को, कि आपको समय का ज्ञान बताना है बच्चे को, एक युवा बच्चे को। तो कौन सी जो मेथड होगा बेस्ट सूटेड होगा स्टूडेंट्स के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक। भाई आपको ये बताना है कि किस तरीके से हमें घड़ी में समय पढ़ने का तरीका सिखाना होगा बच्चे को, जिस तरीके से जिससे कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, इस टॉपिक को वो क्लियर कर सके। यानी कि जो इंट्रोड्यूस करना है आपको, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना। टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यंग बच्चों के लिए। तो इनिशियल एक्टिविटी क्या होगी? आपको उन्हें पढ़ाना होगा किस तरीके से हम टाइम को क्लॉक में पढ़ते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बताने हैं, जिससे कि जो आपकी अध्यापक, एज ए अध्यापक आपका जो रोल है वो कंप्लीट हो सके, कि आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट बता दिया है, बच्चा अपने आप क्लॉक को पढ़ना सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ
असेसमेंट निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ, बी मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, सी इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैरिकुलम, फोर्थ रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट जो असेसमेंट का एक पर्पस नहीं है, मूल्यांकन का एक पर्पस नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, बी बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट सही होगा, सी बोलता है थर्ड स्टेटमेंट सही होगा और डी बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। बताइए अब मूल्यांकन के रिगार्डिंग जो असेसमेंट होता है कौन सा सही नहीं है, असेसमेंट क्या कार्य नहीं करता है। आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ पर डिस्कशन करना है कि जो पर्पस ऑफ असेसमेंट है वो क्या प्रदर्शित नहीं करता है। तो नोट पर ध्यान दिया गया है। देखिए मॉनिटरिंग स्टूडेंट ग्रोथ, छात्र की वृद्धि की निगरानी करना, ये असेसमेंट का एक पर्पस होता है भाई, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, निर्देशात्मक निर्णय लेना, बिल्कुल सही है भाई। निर्देशात्मक निर्णय लिए जाते हैं असेसमेंट के माध्यम से। इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, ये भी सही है। रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ कहता है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंक करना, ये असेसमेंट का एक पर्पस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लेक्चर मेथड सबसे अच्छा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अच्छा है, या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा है जिसको हम बोलते हैं प्रदर्शन विधि। अपर प्राइमरी लेवल पर बताना है आपको कि टीचिंग मोस्ट सुटेबल मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। तो देखिए व्याख्यान विधि के द्वारा कभी भी मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि टीचर व्याख्यान दे रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कभी भी व्याख्यान से रिलेटेड नहीं होता है। मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसके माध्यम से आप अपर प्राइमरी लेवल पर, ये क्या लोअर प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर ये अच्छा ऑप्शन सिद्ध हो सकता है, लेकिन अपर प्राइमरी लेवल पर नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से ही बेस्ट आप टीचिंग कर सकते हैं मैथमेटिक्स की, क्योंकि बाय दिस मेथड स्टूडेंट वुड बी एबल टू एक्सप्लोर लर्निंग, इस मेथड के थ्रू बच्चे जो है लर्निंग को एक्सप्लोर करेंगे। और मैथमेटिक्स में यही होता है कि भाई आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आप गणित को अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। डेमोन्स्ट्रेशन विधि का इस्तेमाल आप साइंस के लिए बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी आप साइंस के लिए, दोनों ही साइंस के लिए अच्छे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है मैथमेटिक्स के लिए अप्रोप्रिएट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आगे बढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स, मोस्ट इसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है पहले वाले से, यहाँ पर क्या बोला गया है, मोस्ट इसेंशियल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, बी मेमोराइजिंग ऑल फॉर्मूलाज, सी कॉपिंग करेक्टली विद व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, डी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम मैनी टाइम्स। बताइए सबसे इसेंशियल, सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है गणित सीखने के लिए निम्नलिखित में से। आप इसका आंसर कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो इसको आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए मेमोराइज तो हमें कभी भी करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया, वैसे ही रिमूव हो गया। किसी भी चीज़ को हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। फॉर्मूलेज भी हैं अगर, तो उन्हें समझना है हमें, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग हो गया। कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, ये मेथड बिल्कुल गलत है, लेकिन ज़्यादातर इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है स्कूल्स में, जिससे कि बच्चे अपने कॉग्निटिव स्किल्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, मैथमेटिक्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि बस टीचर जाता है बोर्ड पर लिखता है, बच्चे कॉपी कर लेते हैं। तो इससे कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही कुछ बेहतर लर्निंग हो रही है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, बार बार एक ही प्रॉब्लम को कई बार सॉल्व करेंगे तो ये कोई सीखने का तरीका नहीं। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विधि का एक्सप्लोर करना, समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को खोजना। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्कवर कर रहे हैं आप, कुछ लर्निंग हो रही है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्ट्रेटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज्ड इन द मैथमेटिक्स क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित वर्ग में प्रयुक्त होने वाली प्रश्नावली
कि रणनीति क्या होनी चाहिए ये आपको बतानी है। मेक द क्लासरूम नॉइजी एज द चिल्ड्रन वुड बी टॉकिंग टू मच। ऑप्शन बी बोलता है कुड क्रिएट स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन एंड मे लीड दैम टू एक्सेप्ट द टीचर अथॉरिटीज, हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली। ऑप्शन नंबर डी बोलता है शुड बी डिस्करेज एज इट डिमोरलाइज द चाइल्ड हु इज़ अनेबल टू आंसर। तो देखिए आपको ये बताना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी, क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज जो है यूज़ की जाती है मैथमेटिक्स क्लास में एट अमर प्राइमरी लेवल, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये बोल रहा है शुड बी डिस्करेज, कि हम बच्चे को डिस्करेज करेंगे यानी कि हतोत्साहित करेंगे। बिल्कुल यहीं पे ये वर्ड ही पढ़कर आप इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बी बोलता है कुड क्रिएट स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्रेस, हम बच्चे को तनाव देंगे, बिल्कुल भी नहीं। एनसीएफ की अगर पॉलिसीज़ देखी जाएँ, कैरिकुलम के बारे में पढ़ें तो इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। मेक क्लासरूम नॉइजी एज द चिल्ड्रन वुड बी टॉकिंग टू मच, कि क्लास को क्या कर देना चाहिए, शोर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्लास में शोर कर देना चाहिए। भाई शोर करेंगे तो लर्निंग कैसे होगी, बच्चे को डिसिप्लिन किस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। क्या बचा है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली। भाई क्रिटिकली थिंक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस करने की उसको खुली आज़ादी दी जाए। इसी तरीके के हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और ये हेल्प करेगा हमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ए टीचर हैज़ टॉट मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्लास 8 चिल्ड्रन but many of her students are confused between uses of different units of area and volume. What could be the reason for such a confusion in children? एक शिक्षक ने 8वीं कक्षा के बच्चों को क्षेत्र का मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्र और वॉल्यूम की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच भ्रमित है। बच्चों में इस तरीके के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब। ऑप्शन नंबर ए बोलता है चिल्ड्रन हैव नॉट मेमोराइज द डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग दैम विद their daily life. The concept of measurement of area is difficult to understand for class 8. The children did not know the use of units of area. बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम। एक टीचर है क्लास 8 में, एक टॉपिक पढ़ा रहा है। टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम और एरिया। तो इस कॉन्सेप्ट के बीच में बच्चे जो हैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन बी हमें जस्टिफाई करता है। डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग दैम विद डेली लाइफ। क्या हुआ है कि अलग अलग तरीके की विभिन्न इकाइयों को चैप्टर में बता दिया गया है, लेकिन उनका दैनिक जीवन के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए बच्चा एरिया और वॉल्यूम में कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ एनकरेज मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन हु हैव fear about mathematics should be able to interact in the class to organize debates in the class regarding topic of mathematics. C बोलता है children should be able to recite theorems and formulas in the mathematics class. D कहता है children should be able to use precise language while talking about mathematical statement and using them. बताइए भाई क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। एनकरेज करना है, एनकरेजिंग करना है मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन को क्लासरूम में, तो क्या आपके लिए सबसे अच्छा और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो बोलता है ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने भी डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं आप लोग कि चिल्ड्रन शुड बी एबल टू यूज प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यूजिंग दैम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इजी होते हैं। आपको लेंदी क्वेश्चन को पढ़ के एकदम घबराना नहीं है, एक बार आप रीड आउट करेंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं भाई। द पर्पज ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है टू गिव फीडबैक टू पेरेंट्स, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, to plan the question paper for the end term examination, to know the
गैप्स इन चिल्ड्रन लर्निंग। इजीली आंसर कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम साइंस में भी स्टडी कर चुके हैं, साइंस की पैडागोजी के क्वेश्चन में भी स्टडी कर चुके हैं। तो बताइए क्या होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पस। देखिए, टू गिव फीडबैक टू पेरेंट्स, तो ये फीडबैक का काम कभी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करता। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि क्या प्रॉब्लम रह गई है बच्चे के समझने में और टीचर के समझाने में, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको फाइंड आउट करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो ये रीज़न, तो ऑप्शन नंबर डी, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। ठीक है, तो ये बताता है हमें ऑप्शन नंबर डी। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करता है। टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये क्या करता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट एसए के द्वारा, समेटिव असेसमेंट के द्वारा दी जाती है। क्लियर है, फीडबैक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू नहीं दिया जाता है। गैप्स, बच्चे की लर्निंग में, अधिगम में कहाँ परेशानी आ रही है, ये जो जानकारी देता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, देखिए उपचारात्मक की, पहले हमने क्या इसकी बात करी थी, डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक परीक्षण की, अब आता उपचारात्मक शिक्षण के लिए सहायक है। रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर रिकैपिचुलेटिंग द लेसन, पार्ट को फिर से याद पढ़ाना। टीचिंग इन प्ले वे मेथड, खेल विधि में शिक्षण। रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट्स। डी, टीचिंग द होल क्लास। आंसर कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेट करता है, आपको किस तरीके से रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आपको डायग्नोस्टिक टीचिंग का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चे को दे दिया और पता लगा लिया है कि उसके लर्निंग में कहाँ पर समस्या है, अब उसके अनुरूप ही आप रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, यानी कि उपचारात्मक। पहले आपने पता लगाया कि बच्चे में परेशानी कहाँ है, जब आपको रोग का पता चल गया तो उसके बाद आप क्या दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, यानी कि मेडिसिन दे रहे हैं, एक तरीके से बच्चे के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कहाँ बच्चा सीखने में परेशानी कर रहा है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से आपने पता कर लिया और इसके माध्यम से आप बच्चे को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, जो बच्चों की वीक स्टूडेंट हैं उनकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज़ है उसको रिमूव करने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग। कि हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने के मेथड बच्चे समझ ना पा रहा हो या फिर बच्चा खुद ही वीक हो समझने में, तो उसके लिए हम अपने डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बच्चे के अनुरूप हम उसको लर्निंग करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मेमोराइजेशन, एस्टिमेशन, सी मेजरमेंट, डी विजुअलाइजेशन। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है दिसंबर 2018 के पेपर में, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ये लेवल आप सेट कर लीजिए बिल्कुल। मैथमेटिक्स का एक प्रक्रिया नहीं है, गणित की एक प्रक्रिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, मेमोराइजेशन। याद करना कभी भी गणित का एक प्रोसेस नहीं है। एस्टिमेशन इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मेजरमेंट, नापना तोलना, ये सब गणित के अंदर आता है। विजुलाइज करना ये भी गणित के अंदर आता है, लेकिन मेमोराइजेशन जो है कभी भी गणित में नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एरर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, मैथमेटिक्स त्रुटियां गणित सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रू बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, फॉल्स बिकॉज मैथमेटिक्स इज एग्जैक्ट, ट्रू बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन्ड, डी फॉल्स बिकॉज एरर अकर ड्यू टू केयरलेसनेस। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जो एरर होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं मैथमेटिक्स में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, गलत है, और सही है तो किस रेफरेंस में सही है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भाई ये ट्रू होता है स्टेटमेंट, बिकॉज एरर जो है, त्रुटियां जो होती हैं बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। ठीक है, जहां बच्चे ने गलती की है, अब गलती क्यों की है वो हमें देखना है, तो वो बच्चा क्या सोच रहा है इस चीज़ को दर्शाती हैं गलतियां हमेशा। अब उसकी सोच के अनुरूप कि बच्चे ने क्या सोचा है, हमें अपने आप को ढालना होगा और बच्चे को समझाना होगा कि ये सही है और ये गलत है। तो एरर जो है हेल्प करती हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही क्रूशियल है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करें तो एरर्स आर नॉट जस्ट केयरलेसनेस, एरर्स इसलिए नहीं होती कि बच्चा केयरलेस है, एरर इसलिए भी होती हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 13 को डिस्कस करते हैं भाई। वाइल टीचिंग शेप्स
ए टीचर कैन प्लान ए ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस एज। एक टीचर है जो शेप्स पढ़ा रहा है, शेप्स का मतलब क्या है, जो आकार वाला पार्ट होता है वो पढ़ा रहा है। तो टीचर कैन प्लान ए ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस, टीचर को एक ट्रिप प्लान करनी है हिस्टोरिकल प्लेस पे। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। as it need to provide leisure time as most of the syllabus has been completed in time, it would be an opportunity to improve communication skill. Shapes are an integral part of every architecture and such trip encourage the connection across disciplines. Field trips are recommended by education boards, so मच बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हमारे पास कुछ रीज़न है भाई। देखिए टीचिंग क्या कर रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है टीचर, शेप्स पढ़ाना चाह रहा है, इसके लिए वो एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है एक हिस्टोरिकल प्लेस पे। तो इसका बेस्ट रीज़न क्या हो सकता है, तो ये आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर ए बोलता है जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो सही है, बी कहता है सेकंड एंड थर्ड सही है, सी बोलता है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, और डी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो बताएं भाई कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा रिगार्डिंग द टर्म ऑफ फील्ड ट्रिप्स ऑफ मैथमेटिक्स, और टॉपिक है हमारा शेप्स। तो बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है शेप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स एनकरेज द कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन। बिल्कुल सही है भाई। देखिए हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होंगे, आर्किटेक्चर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बिल्डिंग्स होंगी। तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, शेप वाला जो है टॉपिक बच्चे को रिलेट कर सकते हैं आप उस फील्ड ट्रिप के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ, जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ही कैलकुलेट द वॉल्यूम। एक छात्र को एक घन की सतह क्षेत्र की गणना करने के लिए कहा गया था, उन्होंने वॉल्यूम की गणना की है। द स्टूडेंट फाइंड द क्लास बोरिंग एज ही डज नॉट लाइक द मैथमेटिक्स क्लास। द स्टूडेंट इज नॉट फिट टू study in that class. The student is not able to understand the concept of surface area and volume. The student was understood the concept of surface area and volume. तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड ब्लोज। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है सेकंड एंड थर्ड सही है, बी कहता है फोर्थ सही है, सी बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, और डी बोलता है थर्ड। तो बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक छात्र जो है एक घन क्यूब दिया है, उसकी क्षेत्र की गणना करने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने वॉल्यूम की गणना किस तरीके से करी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास। देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है, तो स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसलिए उसने वॉल्यूम की गणना जो है गलत की है। और वो देखिए बोर हो रहा है, वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं हम उसको, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए दे चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होगा दैट इज़ डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि डी क्या बोलता है, स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में बोलता है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चा जो है नहीं समझ पाया है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को, इसलिए हमने स्टेटमेंट नंबर 3 को चूज़ किया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लिए गए थे सीटेट दिसंबर 2018 पेपर से मैथ्स पेडागोजी के। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है शिक्षा फॉर नौकरी को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो करना है, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF देखने के लिए मिलेंगे आपसे।